हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्टिक आदिया। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर 7th स्टैंडर्ड की ये बुक हमने स्टार्ट की है आज से। साइंस की एनसीईआरटी की बुक, आरबीएससी की ऑलरेडी हम लोग नोट्स यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं और बुक्स को हम यहाँ पर अभी मेंशन करना हमने यहाँ से शुरू किया है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारे पास में है वो है पादपों में पोषण। पादप अपना पोषण किस प्रकार से लेते हैं, वो किस प्रकार से खुद अपना भोजन बनाते हैं और पादपों से किन किन को पोषण मिलता है, ये सभी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। कक्षा 6 में हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व जो थे भोजन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो इन सब का हमने यहाँ पर कक्षा 6 में ऑलरेडी पढ़ा था कि ये सब चीजें हमारे शरीर में आवश्यक होती है। ये हमारे भोजन के प्रमुख घटक है और इनको क्या कहते हैं, इनको पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व सभी जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व में अब पादप सॉरी कोई भी सजीव अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है, वो जिस विधि को उपयोग में लाता है उसको उसका क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है वो तो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। और जो पादप एक ऐसी सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु और जो दूसरे अन्य जीव है वो भोजन के लिए या तो अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं या फिर पादपों पर निर्भर करते हैं। तो जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, उसमें सिर्फ पादप स्वपोषी होते हैं। और जो जीव अन्य से भोजन ग्रहण करते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं। यहाँ तक ये मैटर क्लियर है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पत्तियों में जाती है, प्रवेश करती है और उसके बाद में वहां पर पर्णहरित और सूर्य की उपस्थिति में और जल की सहायता से वे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यहाँ पर कोशिका की संरचना दी गई है जिसमें सामान्य सी जानकारी दी है कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। क्वेश्चन यहाँ से बना है कि कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होती है कि कोशिका के चारों तरफ एक बाह्य संरचना होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है। हर एक कोशिका के मध्य क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य ये जो द्रव भरा रहता है इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था कोशिका की सामान्य जानकारी बॉक्स के अंदर। हम बात कर रहे थे यहाँ पर पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां अपने पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा रहती है। जल उन्हें मिलता है जड़ों के द्वारा। जड़ों द्वारा जल अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। सूर्य की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो मिलकर और इन दोनों की सहायता से किसका निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ऑक्सीजन जो है वो पत्तियों द्वारा वातावरण में पुनः छोड़ दिया जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों में स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है, यानी पोषण के रूप में यहाँ पर संचित होता है और पौधे के विभिन्न भागों द्वारा विभिन्न भागों में यह पहुंचा दिया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पर क्रिया इसमें बताई गई है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर शैवाल की बात की है। शैवाल क्या होते हैं, जैसे पानी के जो पुराने खड्डे होते हैं या फिर नदी तालाब होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि गहरी हरे रंग की काई जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधों को मिल गया, मगर इसके अलावा जो प्रोटीन है वो भी तो एक आवश्यक हमारे लिए भोजन का घटक है। तो नाइट्रोजन इनको कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो प्रोटीन जो है वो कहाँ से इनको प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और कार्बोहाइड्रेट हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त हुआ है। मगर प्रोटीन जो है वो किससे बना है, उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है और नाइट्रोजन जो है पौधे पत्तियों द्वारा ग्रहण नहीं करते। तो इसके लिए क्या होता है कि इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, इनके जड़ों में जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनके उर्वरक और खाद उनसे इनका पौधे में उपयोग करता है। पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन के निर्माण का कार्य ये करता है राइजोबियम। अब यहाँ पर देखिए
विषम पोषी प्रणाली में क्या होता है कि कई बार जो पौधे हैं वो खुद अपना, कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब अगर वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो वो पौधे पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करेंगे। किस प्रकार से निर्भर करेंगे? जो पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं, और जो पौधा इस परजीवी को पोषण देता है वो परपोषी पादप कहलाता है। ये पेड़ का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है जिसमें ये ऊपर येलो येलो आप देख रहे हैं, ये अमरबेल है। अमरबेल क्या है? अमरबेल परजीवी पादप है, और जिस पेड़ पे ये लटकी हुई है ये पेड़ क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। यानी अमरबेल जो है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करती है? इस पादप से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो जो पादप जिस पर अमरबेल खड़ी है वो परपोषी है, और जो अमरबेल है वो क्या है? परजीवी है। यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद आते हैं कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप में क्या होता है कि जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां अपने इस नाइट्रोजन की पूर्ति पादप किससे करते हैं? कीटों के भक्षण से करते हैं। इन पादपों की जो पत्तियां हैं वो घड़ों के रूप में इस तरीके से परिवर्तित होती है। इन घड़ों के अंदर क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोई भी कीड़ा यहाँ पर इस पत्ती पर या फिर यहाँ पर बैठता है तो इन एंजाइम की वजह से वो यहाँ चिपक जाता है और उस कीड़े का इसमें पाचन हो जाता है, और उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो पौधा अपने उपयोग में ले लेता है। तो इस प्रकार के जो पादप हैं वो कौन से पादप कहलाते हैं? वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और संयोग कीटभक्षी पादप इसके कुछ यहाँ पर उदाहरण हैं। मृत जीवी क्या होते हैं? सड़ी गली चीजों पर जो जीव उगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। मशरूम इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, जहां आप देख सकते हैं मशरूम सड़ी गली वस्तुओं पर उगता है जिसे हम सांप की छतरी या छत्रक भी कहते हैं। यही इसके बाद आप देखेंगे, ये तो था मृतजीव का उदाहरण मशरूम। इसके बाद ब्रेड में आपने देखा होगा कि हरी हरी फंगस लगी रहती है। ये क्या है? इस फंगस को कहते हैं कवक या फंजाई। ये भी क्या है? मृतोपजीवी है। यानी ये क्या करते हैं? ये जीव वहां पर जहां जिस वस्तु पर ये देखते हैं ना, वहां पर क्या करेंगे? सड़ने वाली जो वस्तु होती है वहां पर कुछ पाचक एंजाइम ये स्रावित कर देते हैं, जिससे क्या है वहां पर इनको साधारण या विलेय के रूप में अपना भोजन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यह भी परजीवी का ही एक, सॉरी, मृतजीवी का ही एक उदाहरण है। मृतजीवी मृत या फिर विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। हमने देखा होगा कि अचार है या फिर ब्रेड है या फिर कोई भी चीज है जो बहुत दिनों तक अगर पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर काली और हरी हरी फंगस आने लग जाती है। तो ये जो फंगस है सड़ी गली खराब चीजों पर जो उगती है वो क्या कहलाती है? मृतजीवी कहलाती है। मृतजीवी पादप या मृतजीवी जीव कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है कि दो जीव आपस में एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइकेन किससे बना है? लाइकेन कवक और शैवाल से बना है। शैवाल अपना भोजन बना सकता है और कवक क्या है? अपना भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो कवक क्या करता है? शैवाल को उपलब्ध कराता है जल और पोषक तत्व, ठीक है, और रहने के लिए जगह। उसके बदले में शैवाल क्या करता है? कवक को उस जल और पोषक तत्वों से भोजन बनाकर देता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से सहयोग करके जीवित रहते हैं। ये जो योग है कवक और शैवाल का क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। और इस तरह के जीवों को क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। और इस तरीके के संबंध को क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। उर्वरक और खाद की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं जो लगातार अगर पौधों को दिए जाए तो पौधों का पोषक तत्व बरकरार रहता है। पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहां पर लगातार वो जो पोषण प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी में क्या होती है? खाद्य उर्वरकों की कमी हो जाती है, जिसे हम या तो ऊपर से कोई खाद डालकर उसकी पूर्ति करें, या फिर जो है जमीन में या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? बीच बीच में एक जो है यहाँ पर जिसे हम कहेंगे कि बीन्स की खेती, यानी दालों की कृषि यहाँ पर कर दी जाती है। क्या होता है कि ये जितने भी दाल वाले पादप है इनके जड़ों में क्या होता है कि राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरे करता है।
राइजोबियम क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ये अपना भोजन पौधे से प्राप्त करता है, जबकि उसके बदले में पौधे को क्या देता है, नाइट्रोजन बनाकर, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे को पहुंचाता है। चना है, मटर है, मूंग, सेब, अन्य जितनी भी फलीदार पादप है, उनकी जड़ों में ये होता है, जो कि पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति को करता है पूरी। और पौधा क्या करता है, राइजोबियम को नाइट्रोजन के बदले आवास और खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। तो एक तरीके से जो राइजोबियम है, जो कि फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है, वो भी सहजीवी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर ये चैप्टर यही खत्म है। इसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी पादप कहते हैं। ठीक है। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है? पादप द्वारा खाद्य जो पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पर संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, तो क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित कर उसको खाद्य संश्लेषण में काम किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वापस ऑक्सीजन का छोड़ते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी का उदाहरण है, और जिस पादप पर ये होती है उसे परपोषी कहते हैं। कीटों को पकड़कर अपने आहार कौन बनाता है? तो घटपर्णी पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ये अक्सर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन जीवाणु से द्वारा निर्मित होती है। अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। जंतु परपोषित होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और कीटभक्षी पादप जो है आपका घटपर्णी पादप है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको मृत जीवी, स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको मृत जीवी नहीं कहते, उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, खाद्य संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। खाद्य संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो यहाँ पर रंध्र के द्वारा, रंध्र के द्वारा पादप की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक एक्टिविटी इस बुक में दी गई है। इसके बाद चैप्टर आता है आपका प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण की अगर बात करें तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत, यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित और सम्मिलित है। यानी पोषक, अगर प्राणियों में पोषण की बात करेंगे तो जो हम खा रहे हैं और जिस तरीके से वो पच रहा है, वो दोनों चीजें मिला के यहाँ पर पोषण कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खाने खाने को ही इसमें यूज करोगे, जो आपकी पाचन की क्रिया है वो भी आपकी क्या कहलाएगी, पोषण कहलाएगी। प्राणियों में क्या होता है, भोजन जो होता है उसको जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करके पाचन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न, अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से खाद्य ग्रहण करते हैं। जैसे जो मधुमक्खियां हैं वो पौधों के अंदर जो रस होता है मकरंद, उसे चूसकर अपना पेट भरती है। शिशु अपनी मां से दूध पीकर अपना पेट भरता है। सर्प जैसे जो जीव है वो प्राणियों के पूरे शरीर को ही निगल जाते हैं। और आसपास जलीय जो जीव होते हैं वो पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न तरीके से यहाँ अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है कि जो स्टारफिश होती है, तारा मछली, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच, कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जैसे सीप है, घोगा है, तो इनको खाती है। कौन खाती है? स्टारफिश। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख में अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस
शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो स्टारफिश कठोर जो शेल वाले जो जीव हैं उनको खाती है। अब मानव शरीर में पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो मानव शरीर के मुख्य पाचन तंत्र के यहाँ पर अंग देखिए, ये हमारा मुख है। यहाँ लार ग्रंथि होती है मुंह में, जिससे भोजन क्या होता है, लसलसा हो जाता है। उसके बाद में ग्रसनी आती है, ये आपका यकृत है जिसे लीवर कहा है। इसके साथ में यहाँ पित्ताशय होता है, इधर आमाशय होता है। नेक्स्ट इसके बाद में ये आपका वाला जो पार्ट है वो आपका अग्नाशय है, ये क्षुद्रांक है, ठीक है। और ये जिसे छोटी आंत कह सकते हैं, ये है बृहदांत जिसे बड़ी आंत कहा है, ये मलाशय है, और ये आपका मलद्वार या गुदा आपका कहलाता है। तो अब इसमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है वहां पर हम देखेंगे। भोजन क्या है, विभिन्न भागों से गुजरता है और विभिन्न तरीके से उसमें पाचन होता है। और जिन जहां से ये पास होता है वहां वहां की जो ग्रंथियां होती है अपने अपने पाचक एंजाइम जो है वहां पे छोड़ती है। जैसे लार ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब पाचक रस स्रावित करते हैं। और ये जो पाचक रस है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम मुख से। मुख क्या होता है, भोजन सबसे पहले कहाँ रखते हैं, हम अपने मुंह में रखते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। खाना मुख में रखना आपका क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर हम दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को पचाते हैं मतलब उसको काटते हैं और उसे लसलसा यहाँ पर कर देते हैं। अब भोजन पचाने के लिए दांतों का भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, ये आप यहाँ पर देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। सबसे आगे के जो दांत है, 4 दांत, वो क्या कहलाते हैं, कृतनक कहलाते हैं। यानी हमारे मुंह के आगे के जो 4 दांत है, शुरू के फ्रंट के, ये चारों दांत क्या करते हैं, काटने के काम में आते हैं। दूसरे जो इधर साइड के 2 और 2 4 दांत हैं, वो रदनक कहलाते हैं, वो चीर फाड़ के काम में आते हैं। और अन्य पीछे जो 2 और 2 ये वाले 4 दांत हैं, वो अग्र चवर्णक कहलाते हैं, जो कि चबाने के काम आते हैं। और अंतिम ये 2 और 2 4 दांत जो है वो क्या कहलाते हैं, चौवर्णक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 4 4 4 4, तो 16 दांत तो नीचे और 16 ही दांत आपके ऊपर के जबड़े में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। मुख के अंदर लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है, और इससे क्या होता है कि भोजन लसलसा हो जाता है, जिसे आसानी से निकलने में सुविधा होती है। अब ये दूध के दांत और स्थायी दांत क्या होते हैं। दांतों का जो प्रथम जो सेट होता है, जो शेषवा काल यानी बचपन में निकलता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। 8 वर्ष तक की आयु में ये सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह दूसरे दांत आने लग जाते हैं। ये जो दूसरे दांत आते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं, जो आपके पूरे जीवन भर बने रहते हैं, और पुनः वृद्धावस्था आने पर धीरे धीरे ये दांत, स्थायी दांत भी गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यहाँ पर कि ये जो मुंह में जब आप दांतों के अंदर भोजन चबाते हैं, तो यहाँ पर जो लार ग्रंथि है वो लाला रस स्रावित करती है, जो कि मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देती है। तो लार ग्रंथि द्वारा मंड को शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जीभ क्या है, जीभ भी आपका एक मांसल पेशी अंग है। जीभ में कोई हड्डी नहीं पाई जाती। यह मुख गुहा के अधर तल से यानी मुख के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है, यानी एक साइड से जुड़ा रहता है, और दूसरी साइड से आपकी ये जीभ फ्री होती है, जो किसी भी डायरेक्शन में आए घूम सकती है। मिठाइयों से हमारे दांत क्यों खराब होते हैं, यहाँ पर ये कंसेप्ट दिया है कि हमारे मुंह में क्या होता है, अनेक हानिकारक जीवाणु, मिठाइयों को अगर हम मिठाई खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो धीरे धीरे वहां पर वृद्धि करने लगते हैं, और ये दांतों के बीच में फंसे भोजन से क्या करते हैं, ग्लूकोज से उसको अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये अम्ल आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपके दांतों में खड्डे पड़ जाते हैं, वो काले हो जाते हैं और टूट कर गिरने लगते हैं। इसलिए चॉकलेट या फिर अधिक ठंडा पदार्थ या चीनी युक्त मिठाइयाँ, ये सब खाने से दांत खराब होते हैं। यदि आप ऐसा खाते हैं तो प्रतिदिन कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या है, कुल्ला करना चाहिए, जिससे मुंह में जो फंसी हुई गंदगी है
वो बाहर निकल जाती है। अब जिस तरह दांतों का क्षेत्र होता है उसी तरह हमारे जीभ का भी क्षेत्र होता है कि जीभ में कौन सा भाग किस तरीके का स्वाद हमें देगा। जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं होती है उससे हमें स्वाद यहाँ पर पता चलता है। अब स्वाद कलिका के लिए यहाँ पर देखो तो इसमें एक प्रैक्टिकल इसमें दिया है कि जीभ का हमें स्वाद किस तरीके से पता चलता है। निगला हुआ ग्रास नली और ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन निचले की ओर खिसक जाता है। तो अब क्या हुआ कि लार ग्रंथि मुंह में पूरा भोजन चप गया और लार ग्रंथि से स्रावित जो एंजाइम था उसने मंड को किसमें बदल दिया, शर्करा में बदल दिया, और आपका जो भोजन है वो भोजन अब किसमें चली गया, ग्रसिका में चला गया। ग्रसिका के संकुचन से अब भोजन नीचे जा रहा है और यहाँ पर संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और उसके स्वरूप क्या होता है, हमें उल्टी आ जाती है और बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए अब भोजन यहाँ से ये जो नलिका है इसमें क्या होता है, इस नलिका में क्या होता है, संकुचन होता है। इससे क्या धीरे धीरे भोजन खिसक कर कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो इस तरीके से ग्रसिका में भोजन की गति होती है। आमाशय क्या है, एक मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी आकृति अंग्रेजी के जे अल्फाबेट की जैसी होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है आमाशय। ये एक ओर तो किससे जुड़ा होता है, ग्रसिका से जुड़ा होता है और दूसरी ओर छोटी आंत में ये खुलता है। यहाँ पर जो कंसेप्ट दिया है उसमें ये दिया है कि कई बार आपके खाना खाते खाते जो भोजन फंस जाता है गले में, वो क्यों फंस जाता है, क्योंकि जो आपके भोजन की नली है वो किससे जुड़ी हुई होती है, आपकी श्वास नली से जुड़ी हुई होती है। ये श्वास नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है, मगर जो वायु और भोजन है उसका क्या होता है, एक ही मार्ग होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, तो इन दोनों नलियों के बीच में क्या होता है, एक वाल्व लगा रहता है, मांसल वाल्व लगा रहता है जो श्वास नली को ढक लेता है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। यदि आप खाना खाते खाते बात करते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है और आपका जो भोजन है वो ग्रसनी की जगह किसमें चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है और आपको खांसी आ जाती है। हम आमाशय की बात कर रहे थे कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर है वो जो होता है श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और पाचक रस स्रावित करता है। आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है कौन, ये श्लेष्मल जो HCl श्लेष्मल होता है वो क्या करता है, आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को, जो HCl अम्ल होता है वो अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को भी अम्लीय बना देता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। आमाशय में जो है जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ये हमारे आमाशय की बात हुई। इसके बाद छोटी आंत यानी क्षुद्रांत की बात करेंगे। ये 7.5 मीटर लंबी होती है और कुंडलित होती है। यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है छोटी आंत। ठीक है, यकृत और अग्नाशय यानी आपके लीवर और अग्नाशय से जो भी रस आपको मिलेगा, पाचक रस जो स्रावित होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, छोटी आंत में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस यहाँ पर स्रावित होता है। यकृत गहरे भूरे रंग की लाल ग्रंथि होती है। यकृत क्या होता है, गहरे भूरे रंग की लाल ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह पेट के ऊपर होती है और कौन सी साइड में होती है, आपके दाहिनी यानी दक्षिण की ओर, राइट साइड में होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, यकृत पित्त रस स्रावित करता है और यह पित्त रस एक थैली में संग्रहित होता है जिसको क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन पित्तरस करता है, जो कि यकृत से निकलता है और स्टोर किसमें होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। यह कौन सा रस स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय रस स्रावित करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती है। वसा का पाचन कौन करता है? पित्तरस करता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन किसने किया है? अग्नाशय रस ने किया है। खाने को अम्ल में किसने चेंज किया है? HCl ने यहाँ पर चेंज किया है। इनको सरल रूप में जो है इस सब पाचन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत्र रस जो है वो पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज उसमें परिवर्तित हो जाता है। वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये वाला जो आपका पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी आंत के निचले हिस्से में जब भोजन जाता है और पाचन क्रिया जब पूर्ण होने लगती है तो आपके भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। जो आपकी वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज होती है और प्रोटीन अम्ल जो है वो एमिनो अम्लों में चेंज हो जाते हैं। यह विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली किस प्रकार से खोजी गई? तो ये आप देखिए, बड़ी ही मजेदार चीज है कि क्या हुआ था 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी था जिसको गोली लगी। गोली लगने से क्या है, उसके यहाँ पर छेद हो गया वक्षस्थल में। फिर उसका ऑपरेशन किया गया। तो ऑपरेशन करने के बाद में जो विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे उनके पास ले गए। अब उन्होंने आमाशय का छिद्र भलीभांति बंद करने की कोशिश की, मगर उसको पट्टी से ढकने के बाद भी क्या हुआ कि वो छिद्र पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। और जो ब्यूमॉन्ट था उसमें उस ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यानी उसने ऑपरेशन तो किया मगर उसके जो गोली लगी थी उससे वो छिद्र बंद नहीं हुआ। और वो जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा अंदर, तो उन्होंने लीवर को अच्छे से देखा और उन्होंने देखा कि जो आमाशय है वो भोजन का किस प्रकार से पाचन करता है, किस प्रकार से भित्तियों से तरल रस स्रावित होते हैं। तो उस वक्त जाके पता चला कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो ये एक तरीके से खोज मानी जा सकती है 1822 में कि पाचन तंत्र की खोज किस प्रकार से हुई। अब होता है शुद्रांत में अवशोषण। अभी तो हमने पढ़ा था छोटी आंत में पहले पाचन कैसे होता है। अब अवशोषण की यहाँ पर बात करें। पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित होकर शुद्रांत की जो भित्ति होती है उसमें स्थित होती है रुधिर वाहिकाएं, उनमें चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या फिर रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम और रसांकुर कहते हैं। अब यहाँ पर दीर्घ रोम जो है वो उनका क्या कार्य होता है? ये क्या करते हैं? दीर्घ रोम पचा हुआ जो भोजन होता है ना उसका अवशोषण का तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, यानी उनको ज्यादा जगह दे देते हैं। जिससे क्या होता है? दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और यह जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ चला जाता है? रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया आपकी क्या हुई कि आपकी छोटी आंत में जो भोजन होता है पचा हुआ उसका अवशोषण होता है। किसके द्वारा होता है? रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ पर एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। ये दीर्घ रोम क्या कहते हैं? जो रुधिर वाहिका होती है उनके लिए अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। रुधिर वाहिकाओं द्वारा पचा हुआ भोजन जो अवशोषित होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है और ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाया? स्वांगीकरण कहलाया। अब ये जो भोजन गया विभिन्न भागों में, जैसे कोशिकाओं तक ये पहुंचा। अब कोशिकाओं में क्या होगा? कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज जो है उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। कोशिकाओं में क्या होगा? ये जो भोजन गया जिसमें क्या उपस्थित था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण हुआ था जिससे ग्लूकोज हमको मिला था, शर्करा मिली थी, ये ग्लूकोज का विघटन यहाँ पर हुआ
किसमें हुआ? ऑक्सीजन की हेल्प ली। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी? श्वसन तंत्र से हमको ऑक्सीजन यहाँ पर कोशिकाओं में मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में यहाँ पर ग्लूकोज का यहाँ पर विघटन हो रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, उसको क्या करते हैं ये लोग? फिर बड़ी आंत में यानी बृहद आंत्र में भेज देते हैं। बृहद आंत्र कैसी होती है? बृहद आंत्र क्या होती है? थोड़ी चौड़ी होती है, मोटी होती है और 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 1.5 मीटर ये लंबी होती है। जबकि यहाँ पर हमने छोटी आंत के लिए पढ़ा था कि छोटी आंत कितनी बड़ी होती है? छोटी आंत की लंबाई है 7.5 मीटर। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई है 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई है आपकी 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य है जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण करना, यानी जो भोजन यहाँ पर छोटी आंत में पचा और अवशोषित जितना चाहिए था उतना हो गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचा वो कहाँ चला गया? आपका बड़ी आंत में चला गया। अब यहाँ पर जो अपचित भोजन है जो बचा हुआ है, उसमें से भी जल और कुछ और भी बचा हुआ जो लवण है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, और फिर ये जो बचा हुआ भोजन है, जो अपशिष्ट जो बच जाता है, वो मलाशय में आपके निकल जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में समय समय से आपके गुदा से या मल द्वार से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन या उत्सर्जन कहते हैं। तो आई होप कि ये जो पाचन तंत्र था, ये मनुष्य का पाचन तंत्र था और ये आपको समझ में आया होगा। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की बात करें तो अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? अब आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, गाय भैंस को आप जब चारा डालते हैं तो फटाफट फटाफट घास को खा लेते हैं। ठीक है, क्या वो इतनी जल्दी पचा भी लेते हैं? नहीं, ये लोग क्या होते हैं? रुमेनी होते हैं। रुमेनी का मतलब क्या हो गया कि ये पहले घास को जल्दी जल्दी खाकर आमाशय के एक भाग में इसको स्टोर कर लेते हैं, भंडार कर लेते हैं, उसको पचाते नहीं है उस वक्त। फिर उसके बाद में क्या होगा? यह भाग जो है वो क्या कहलाता है? प्रथम आमाशय इनका कहलाता है। यानी सबसे पहले घास को जल्दी जल्दी खाकर उसको किसमें इकट्ठा करते हैं? प्रथम आमाशय में इकट्ठा करते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? रुमेनी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन को जल्दी जल्दी खाकर प्रथम आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? रुमेनी कहते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, रुमेन में क्या होता है? भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं या कंड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पेंडुबकों के रूप में वापस क्या करता है? मुख के अंदर लाता है और धीरे धीरे उसको चबाता रहता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को हम रोमंथन कहते हैं। जब भोजन जो जंतु है, गाय जो भैंस, जिसने घास पहले स्टोर कर लिया, अब यहाँ से वापस एक बार का तो इसने स्टोर कर लिया, फिर वापस अपने मुंह में लाके उसको धीरे धीरे वो चबाता है, और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? रुमेंथन कहलाती है। दस्त लगने पर आपको ओआरएस का घोल दिया जाता है, यानी ओआरएस जो है वो क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। रुमेंथन की प्रक्रिया यानी जुगाली करना जिसको कहते हैं, ऐसे जंतु जो रुमेंथन की प्रक्रिया करते हैं उसको रूमिनेंट कहते हैं, यानी रोमंथी कहते हैं। यानी वे जंतु जो जुगाली की प्रक्रिया करते हैं उनको रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जो भी जंतु घास खाते हैं उनके शरीर में सेलुलोज का पाचन करने वाले जो है जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु है और जैसे मानव है, वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। ठीक है, जानवर जो होते हैं जैसे घोड़ा है, खरगोश है, इनमें शुद्रांत एवं बृहद आंत्र के बीच में एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा होता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होता। यानी मनुष्य जो है वो घास इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि घास में क्या है? सेलुलोज उपस्थित होता है, और सेलुलोज के पाचन के लिए शरीर में एक स्ट्रक्चर होती है अंधनाल, जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाई जाती। इसलिए मानव जो है
वो घास नहीं खा सकता, और जंतु जो है घास खा सकता है, क्योंकि वहां पर उनके पास पाचन तंत्र में अंधनाल होती है, जहां पर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ये तो थी एक क्रिया, कि बाकी का जो है प्रोसेस वो वैसा ही है, और जो पाचन है जंतु परंतु इसमें बस ठीक है इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो अब इसमें पाचन कैसे होता है, तो अमीबा में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका कोशिका द्रव्य के बुलबुले के समान अनेक इसमें क्या होती है, धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, जिनको इनके कृत्रिम पांव भी कहते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह क्या करता है, खाद्य कण के चारों ओर बाधा विकसित करके उसे निगल लेता है, और ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और वहां उनका पाचन हो जाता है। ये देखिए, ये अमीबा है, ये कोशिकीय जीव है, इसके हाथ पैर नहीं होते, पर जैसे ही आसपास कोई भोजन का कण देखता है, इस तरीके से अपने पादाप ये डेवलप करता है और ये भोजन को अंदर ले लेता है, और यहाँ पर भोजन का खाद्य धानी में पाचन होकर और ये बाहर अपशिष्ट पदार्थ निकाल लेता है। इसका कोई उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होता, कोई पाचन तंत्र नहीं होता। खाद्य धानी में ही पाचक रक्त स्रावित होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उनके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि और रखरखाव और गुणन के लिए उपयोगी होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे भी वो खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आपका इसमें है कि खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जब जब परिवर्तित किए जाते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है। अब ये ऊर्जा किस तरीके से अन्य भागों में जाती है, तो ये सब चीजें हम इसमें शायद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? मानव पोषण के मुख्य चरण कौन से हैं? तो सबसे पहले जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो, तो चरण की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए सीक्वेंस में इसी में दिया है, ये रहा। अंतर्ग्रहण, सबसे पहले हमने भोजन मुख में लिया, फिर उसके बाद पाचन, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर उसका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है कि जो अवशोषित भोजन है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया गया, और जो अपचित भोजन है जिसका अवशोषण नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा है उसका उत्सर्जन कर दिया गया। तो कौन कौन से चरण है? अंतर्ग्रहण है, फिर पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, निष्कासन है। ये क्या है? पोषण के विभिन्न प्रक्रम हैं इस वाले आंसर में। ठीक है, सबसे पहले मुख में लिया, अंतर्ग्रहण है, फिर उसके बाद में पाचन है, पाचन के बाद अवशोषण है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण है, और स्वांगीकरण के बाद में क्या है? उत्सर्जन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे यकृत कहा गया है। आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में और कौन से अम्ल का स्राव होता है? तो जो आमाशय है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में एंजाइम्स का भी श्रवण होता है, एंजाइम्स का श्रवण होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान जो प्रवर्धक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन किससे करता है? खाद्यदानी से करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी से करता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और किसका पाचन होता है? तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक बार हम फिर देखेंगे कि एंजाइम का नाम इसमें दिया हुआ है, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस ही है। पाचक रस का कोई विशेष नाम यहाँ पर
दिया नहीं है। एक बार डबल श्योर होना ज्यादा जरूरी होता है। पाचक रस, जठर रस नाम नहीं दिया है, पाचक रस ही बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। मंड का पाचन यानी स्टार्च जो है आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होना बिल्कुल आमाशय से ही शुरू हो जाता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने की सहायता करती है। बिल्कुल, लाला ग्रंथि से लार निकलती है जो मुख के अंदर जब अपन भोजन को चबाते हैं तो जीभ से वो भोजन के साथ मिल जाती है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बाद में भोजन में मिलता है। रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, ये बिल्कुल सही है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है आपकी छोटी आंत यानी शुद्रांत में। ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से निचले शुद्रांत में पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पर हो जाता है और अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वसा की। वसा किसमें बदल जाता है? यहाँ पर आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो शर्करा में बदल रहा था, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल रहे थे, और जो वसा है वो आपकी चेंज हो रही थी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट शर्करा में, और ग्लूकोज ने वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लीसरोल में, वसा अम्ल और ग्लीसरोल में प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में चेंज हो रहा था। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो जल का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत के द्वारा होता है। जल और कुछ अन्य जो बचे हुए खाद्य लवण है और लवणों का अवशोषण यहाँ पर होता है। कॉलम में बात करें कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा? कार्बोहाइड्रेट शर्करा में चेंज हो रहा है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल रहे हैं, और वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल रही है। दीर्घरोम क्या करते हैं? अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। पित्त जो है वो पित्तरस का निर्माण पित्ताशय में होता है और लीवर के अंदर ये होता है। कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज जो है वो रूमिनेंट्स में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट काम नहीं आता। पचे भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। भोजन को चबाना, दांतों के द्वारा भोजन को चबाने की क्रिया की जाती है। जीवाणु किसमें नष्ट होते हैं? आमाशय में HCl के द्वारा जीवाणु यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भोजन का संपूर्ण पाचन किसमें होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। मल का निर्माण किसमें होता है? मल का निर्माण आपका बड़ी आंत में होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जहां पर खाद्य धानी द्वारा भोजन का पाचन होता है। लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि द्वारा लाला रस, वही लार रस स्रावित होता है। आमाशय द्वारा कौन से रस का होता है? आमाशय द्वारा बिना पचे भोजन का यहाँ पर भंडारण। यकृत द्वारा पित्त रस का स्रवण होता है। मलाशय से मल त्याग होता है। शुद्रांत यानी छोटी आंत, सॉरी, ये यहाँ पर देखिए आमाशय द्वारा अम्ल का निर्मोचन होता है, और यहाँ पर एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे। लार ग्रंथि द्वारा लार रस का स्रावन होता है। आमाशय द्वारा अम्ल का निर्माण होता है। यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है।
मलाशय में मल त्याग होता है। छोटी आंत में जो है वो बिना पचे हुए भोजन का भंडारण होता है और बड़ी आंत जो है उसमें भोजन का पाचन हो जाता है, यानी पाचन प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाती है। इसमें यहाँ पर एक कंसेप्ट और दिया गया है कि बकरी के दूध से मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है, यानी बकरी के दूध का जो पाचन है वो गाय के दूध की अपेक्षा आसान होता है। तो आपको याद होगी जो नवजात शिशु है उन्हें अक्सर प्रेफर किया जाता है कि उन्हें डेयरी का या गाय का दूध न देके कौन सा दूध दिया जाए, पीने के लिए बकरी का दूध दिया जाए। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है रेशे से वस्त्र तक। तो ये एक अलग वीडियो है और ये बायो का जो चैप्टर थे ये 2 ही चैप्टर थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।